ये कहानी एक ऐसी जेल से शुरू होती है जिसका नाम द शैंक रिडेम्पशन है। ये जेल दुनिया की सबसे सुरक्षित और कड़ी सुरक्षा वाली जेल मानी जाती है। इस जेल में हजारों की संख्या में कैदी बंद हैं, लेकिन आज तक कोई भी कैदी इस जेल से भाग नहीं सका है। इसकी वजह यह है कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त और अटूट है। यहाँ तक कि ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल के अंदर बिता दी, लेकिन उन्होंने कभी भागने का ख्याल तक नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जेल से भागने की कोशिश करने वाले किसी भी कैदी को सीधे मौत की सजा दी जाती है। यह नियम इतना कठोर है कि हर कोई इससे डरता है। इस दृश्य के बाद अब हमारा ध्यान एक अदालत की ओर जाता है। वहाँ एक आदमी खड़ा है जिसका नाम एंडी डुफ्रेस्ने है। एंडी अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक का मुख्य बैंकर है। अदालत में जज उस पर उसकी अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप लगाता है और इसी के चलते उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन एंडी लगातार यही कहता रहता है कि उसने यह हत्या नहीं की है। वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इस वजह से जज उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल द शशैंक रिडेम्पशन में भेजने का फैसला सुनाता है। एंडी के साथ ही कई अन्य कैदियों को भी जेल लाया जाता है। जब इन नए कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है तो जेल के पुराने कैदी आपस में शर्तें लगाने लगते हैं। वह दांव लगाते हैं कि आज रात इन नए कैदियों में से कौन सबसे पहले रोएगा। इस शर्त के लिए वह एक डिब्बी सिगरेट की बाजी लगाते हैं। वह लाइन में खड़े हुए नए कैदियों में से एक एक करके कैदी चुनते हैं। तभी रेड नाम का एक कैदी एंडी पर दांव लगाता है। उसे लगता है कि एंडी बहुत ही मासूम और अमीर घराने का लगता है, जिसने कभी जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं झेली है। इसलिए रेड को यकीन है कि एंडी आज रात सबसे पहले रोएगा। इसके बाद सभी नए कैदियों को लाइन से हटाकर जेल के अंदर ले जाया जाता है और हर एक को उसकी अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तब पुराने कैदी नए कैदियों को डराने और चिढ़ाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। उनका मकसद होता है कि कोई नया कैदी डर जाए और रोने लगे, और ऐसा होता भी है। नए कैदियों में से एक कैदी डर के मारे फूट फूट कर रोने लगता है और चिल्लाता है कि वह घर जाना चाहता है। ये सुनकर जेल के गार्ड वहां आते हैं और उसे रोने से मना करते हैं, लेकिन जब वह कैदी रोना बंद नहीं करता तो गार्ड उसे कोठरी से बाहर निकालकर इतना पीटते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रेड एंडी पर लगाया हुआ दांव हार जाता है। रेड को अब एंडी की ताकत का अंदाजा हो जाता है। वह समझ जाता है कि एंडी बहुत मजबूत इरादों वाला व्यक्ति है, क्योंकि इतना डरावना माहौल और चिल्लाहट होने के बावजूद भी उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। इस वजह से अगले दिन रेड अपने साथी कैदी को सिगरेट का एक डिब्बा दे देता है, क्योंकि वह दांव हार चुका था। इसी बीच हम एंडी को देखते हैं जो अकेला ही चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा होता है। वहाँ उसकी मुलाकात जेल के सबसे उम्रदराज कैदी ब्रुक्स से होती है। ब्रुक्स इस जेल में लगभग 50 साल से बंद है। एंडी बहुत ही समझदारी से ब्रुक्स से जेल के सभी छोटे बड़े नियमों और हर कैदी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। ब्रुक्स एंडी को जेल का हर एक राज और गुप्त बात बता देता है। साथ ही वह एंडी को सलाह देता है कि अगर उसे जेल के बाहर से कुछ मंगवाना हो तो वह रेड नाम के कैदी के पास जाए। ये सुनते ही एंडी कोई देरी नहीं करता और सीधा रेड के पास पहुंच जाता है। वह रेड से कहता है कि उसने सुना है कि रेड जेल के बाहर से कोई भी चीज अंदर मंगवा सकता है। रेड इस बात की पुष्टि करता है, लेकिन साथ ही यह शर्त भी लगाता है कि वह ऐसी कोई चीज नहीं मंगवाएगा जिससे किसी की हत्या करने या जेल से भागने में मदद मिल सके। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक हथौड़ा चाहिए। हथौड़े का नाम सुनते ही रेड चौंक जाता है और पूछता है कि उसे हथौड़े की क्या जरूरत है, कहीं वह किसी को मारने तो नहीं वाला। एंडी उसे आश्वासन देता है कि वह किसी को मारने वाला नहीं है और उसका यहाँ कोई दुश्मन भी नहीं है। तब रेड कहता है कि भले ही तुम्हारा अभी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। वह कुछ कैदियों की तरफ इशारा करके एंडी को आगाह करता है कि उन लोगों की नजरें एंडी पर हैं, इसलिए उसे उनसे सावधान रहना चाहिए। अगले दिन एंडी के कहने पर रेड उसके लिए एक हथौड़ा मंगवा देता है। जब वह हथौड़ा देखता है तो रेड हंसने लगता है, क्योंकि हथौड़ा आकार में बहुत छोटा होता है। रेड मन ही मन सोचता है कि इस छोटे से हथौड़े से तो जेल की दीवार में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद रेड ब्रुक्स की मदद से वह हथौड़ा एंडी की कोठरी तक पहुंचा देता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन जब एंडी लैंड्री में काम कर रहा होता है तो वही 3 लोग जिनकी एंडी पर गंदी नजर थी उसे पकड़ लेते हैं। एंडी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला होने की वजह से तीनों का मुकाबला नहीं कर पाता। वह तीनों एंडी को खूब पीटते हैं और फिर उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। वह लोग हमेशा एंडी को पकड़ते, मारते और उसके साथ गलत करते। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेल में एक घोषणा होती है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत है। कैदियों की एक टीम छत के काम के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें रेड और एंडी भी शामिल होते हैं। सभी लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। छत पर उनकी देखरेख की जिम्मेदारी एक बहुत ही सख्त सुरक्षा गार्ड हैडली की होती है। हैडली बहुत ही कठोर स्वभाव का इंसान है, जो जरा सी गलती पर कैदियों को बुरी तरह पीटता है। जब सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं तो हैडली थोड़ा परेशान दिखाई देता है। वह अपने साथियों से कहता है कि उसके भाई की हाल ही में मौत हो गई है और उसके भाई के बैंक खाते में
$30,000 जमा है। अब उसके भाई का इस दुनिया में हैडली के अलावा और कोई नहीं बचा है, इसलिए उस पैसे पर हैडली का हक बनता है। लेकिन समस्या यह है कि जब वह यह पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करेगा तो सरकार टैक्स के रूप में ज्यादातर पैसा ले लेगी। हैडली जब यह बातें अपने साथियों से कर रहा था तब एंडी भी यह सारी बातें सुन लेता है। एंडी जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर रह चुका है, उसे पता था कि इन पैसों को बिना टैक्स दिए कैसे निकाला जा सकता है। बिना सोचे समझे एंडी हैडली के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो? यह सुनते ही हैडली को गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को पकड़कर छत के किनारे ले जाता है ताकि उसे नीचे फेंक सके। लेकिन उसे नीचे फेंकने से पहले एंडी उसे बताता है कि अगर वह अपनी पत्नी पर भरोसा करता है कि वह उसे धोखा नहीं देगी तो वह आसानी से अपने भाई के पैसे अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर सकता है और ऐसा करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंडी समझाता है कि सरकार का एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को पूरी जिंदगी में $60,000 तक बिना टैक्स के गिफ्ट कर सकता है। साथ ही एंडी यह भी कहता है कि अगर हैडली बाहर से किसी वकील को रखेगा तो वह बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, लेकिन एंडी ये काम उसके लिए मुफ्त में कर सकता है। हैडली पूछता है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? एंडी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे सारे दोस्तों को बियर पिला देना। अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर बियर का आनंद ले रहे होते हैं। मतलब एंडी ने हैडली का काम कर दिया था, लेकिन एंडी खुद बियर नहीं पीता। वह एक कोने में बैठकर सभी को बियर पीते देखकर खुश होता है। एंडी के साथी कैदी भी उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि जेल में बियर पीना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एंडी की वजह से उनकी यह इच्छा पूरी हुई। फिर समय बीतता जाता है और एंडी और रेड की दोस्ती गहरी होती जाती है। कुछ दिनों बाद जेल में सभी कैदियों को एक फिल्म दिखाई जाती है। सभी लोग रीटा हैवर्थ की फिल्म देख रहे होते हैं। तभी एंडी रेड के पास आकर कहता है कि उसे रीटा हैवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। एंडी रेड से ही पोस्टर मांगता है क्योंकि पूरी जेल में केवल रेड ही था जो बाहर से कोई भी चीज मंगवा सकता था। इसके बाद एंडी बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है वहीं वे तीनों लोग खड़े होते हैं जो एंडी के साथ गलत करते थे, पर वह लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंडी इस बार उनका मुकाबला करता है। हालांकि वह 3 होते हैं, इसलिए वह एंडी को बहुत बुरी तरह पीटते हैं, पर इस बार वह एंडी के साथ कुछ और नहीं कर पाते। एंडी को इतना मारा जाता है कि वह 1 महीने के लिए अस्पताल में चला जाता है। उस आदमी को जिसने एंडी को इतना मारा था 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वह कैदी काल कोठरी से वापस अपनी कोठरी में आता है तो वहाँ वही ऑफिसर हैडली मौजूद होता है जिसका एंडी ने टैक्स बचाया था। हैडली को किसी ने बता दिया था कि एंडी को इस आदमी ने इतना मारा है कि वह 1 महीने के लिए अस्पताल में है। हैडली उस आदमी को इतनी बुरी तरह पीटता है कि वह हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है। 1 महीने बाद जब एंडी अस्पताल से वापस अपनी कोठरी में आता है तो उसे अपनी कोठरी में रीटा हैवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है। ये रेड की तरफ से एक वेलकम गिफ्ट होता है। इस तरह दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन जेल का वार्डन सुरक्षा गार्ड के साथ एंडी की कोठरी में आता है और उसकी कोठरी की तलाशी लेता है। कोठरी की जांच के बाद जब वार्डन को कुछ नहीं मिलता तो उसकी नजर सामने लगे पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन कहता है, वैसे तो मैं कोठरी में पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन तुम इसे लगा सकते हो। असल में यह तलाशी एक बहाना था। हैडली ने वार्डन को बताया था कि कैसे एंडी ने उसका टैक्स बचाया था, इसलिए वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है जिसे वार्डन उससे ले लेता है। बाइबल को लेकर वह वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वह वापस लौट कर आता है और बाइबल एंडी को लौटाते हुए कहता है, मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान आदमी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए वार्डन एंडी को लाइब्रेरी का सहायक बना देता है। लाइब्रेरी में ब्रुक्स नाम का एक बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा है। तभी हैडली, जिसके लिए एंडी ने टैक्स बचाए थे, एक दूसरे ऑफिसर को एंडी के पास लेकर आता है। उस ऑफिसर को ITR का मसला था जिसे एंडी कुछ ही मिनटों में हल कर देता है। इस वजह से पूरी जेल में एंडी के चर्चे होने लगते हैं। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम बढ़ता चला जाता है। इस वजह से एंडी को अपने पास एक सहायक की जरूरत पड़ती है और वह अपना सहायक अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बनाता है। एक दिन लाइब्रेरी में ब्रुक्स एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है और बिना वजह उसे मारने की धमकी देता है। असल में सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, लेकिन वह इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीत गई है और वह बिल्कुल भूल चुका है कि बाहर की दुनिया कैसी है। यह जेल ही उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा।
एंडी के समझाने पर ब्रुक्स उस आदमी को छोड़ देता है जिसकी गर्दन पर उसने चाकू रखा था। अब ना चाहते हुए भी ब्रुक्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब वह बाहर आता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगती है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार काफी बढ़ गई होती है। जहाँ पहले सड़क पर एक आध गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है। कुछ दिन बाद वह एक सुपरमार्केट में काम करने लगता है, लेकिन उसका बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे बार बार जेल की याद आती है और वह जेल में वापस आना चाहता है। इसीलिए वह कभी कभी सोचता है कि वह कोई अपराध करे ताकि वह फिर से जेल में जा सके। लेकिन ब्रुक्स इस उम्र में कोई अपराध नहीं करना चाहता और इस भीड़ भाड़ वाली तेज रफ्तार जिंदगी में वह सरवाइव नहीं कर पाता और आखिरकार आत्महत्या कर लेता है। मरने से पहले वह जेल में अपने साथियों के नाम एक खत लिखता है, जिसे पढ़कर सभी कैदी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। वहीं जेल में वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। कैदी भी इस काम के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि वह सब भी बाहर की हवा खाना चाहते हैं। इस तरह वार्डन इन कैदियों से काम लेता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की मजदूरी बहुत सस्ती होती है। बाहर की स्थानीय निर्माण टीमों को कहीं भी काम नहीं मिलता क्योंकि वार्डन उनका काम आधी कीमत पर अपने कैदियों से करवाता है। वार्डन आधी कीमत पर काम इसलिए कर पाता है क्योंकि कैदी कोई मजदूर तो थे नहीं जिन्हें वार्डन दिहाड़ी दे पाता। इस तरह वार्डन फ्री में कैदियों से काम करवाकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है और उसका यह पैसा काले धन के रूप में होता है। लेकिन एंडी एक बैंकर होने की वजह से वार्डन के सारे काले धन को सफेद में बदल देता है। दरअसल एंडी इन पैसों को एक ऐसे आदमी के नाम पर जमा करता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। वह उसके खाते में सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है ताकि अगर कभी पुलिस को पता चल भी जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी बहुत जवान होता है और वह इस छोटी सी उम्र में कई सारी जेलों में जा चुका है। टॉमी बहुत ही मिलनसार स्वभाव का है, इसलिए उसकी जल्द ही जेल में बहुत से कैदियों से दोस्ती हो जाती है। एक दिन खाने की मेज पर टॉमी सबसे कहता है कि वह पिछले कई सालों से चोरी कर रहा है, इसलिए वह कई जेलों में जा चुका है और इस बार भी वह चोरी की वजह से इस जेल में आया है। टॉमी की बात सुनकर एंडी उसे कहता है कि अगर वह चोरी करने के बाद बार बार पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह काम उस पर सूट नहीं करता, इसलिए उसे चोरी करना छोड़ देना चाहिए। टॉमी को एंडी की यह बात बिल्कुल ठीक लगती है। टॉमी रेड से एंडी के बारे में जानकारी लेने लगता है। वह रेड से कहता है कि एंडी बहुत ही बुद्धिमान और अच्छा इंसान है, उसे जेल क्यों हुई है। रेड उसे बताता है कि एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर था, लेकिन उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की, जिस वजह से उसे उम्र कैद हुई। यह सुनकर टॉमी सोच में पड़ जाता है, जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसके बाद वह एंडी को बुला लेता है। अब टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी इन दोनों को बताता है कि 4 साल पहले वह एक जेल में गया था जहां उसे एक कैदी मिला। उस कैदी ने उसे बताया कि एक रात वह एक घर में चोरी करने गया। चोरी के दौरान घर का मालिक जाग गया। पकड़े जाने के डर से उसने घर के मालिक और उसकी पत्नी को मार डाला। बाद में उसे पता चला कि वह दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि प्रेमी थे और वह औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। कुछ समय बाद जब टॉमी ने अखबार में खबर पढ़ी तो उसे पता चला कि पुलिस ने जब इन 2 हत्याओं के बारे में जांच की तो पुलिस को शक हुआ कि इन दोनों को बैंकर ने मारा है। इसलिए बैंकर को उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ कहीं हमें पता चलता है कि एंडी निर्दोष था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उसे यह सारी बातें बताता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी वह इंसान है जो उसके काले धन को सफेद में बदलता है और वार्डन के सारे राज जानता है। इसलिए अगर एंडी यहाँ से चला गया तो वार्डन ना तो और पैसे कमा पाएगा और शायद उसके काले धन का राज भी खुल जाएगा। इसलिए वह एंडी से कहता है कि यह एक झूठी कहानी है और उसे ऐसी कहानियां रोज सुनने को मिलती हैं। एंडी वार्डन से वादा करता है कि अगर वह आजाद भी हो गया तो वह वार्डन का राज हमेशा के लिए छिपाए रखेगा, लेकिन वार्डन एंडी की कोई बात नहीं सुनता। ये देखकर एंडी को बहुत गुस्सा आता है कि उसने इस आदमी की इतनी मदद की, लेकिन आज बेगुनाह होने के बावजूद भी वह उसे बाहर नहीं जाने दे रहा। इसलिए एंडी वार्डन पर चिल्ला पड़ता है। तब वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। उसके बाद वार्डन सीधे टॉमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या जो बातें उसने एंडी को बताई हैं वह सच हैं। टॉमी कहता है हाँ, यह बिल्कुल सच है। इसके बाद वार्डन टॉमी से कहता है कि क्या अगर उसे अदालत में बुलाया जाए तो वह अदालत में इस बात की गवाही दे सकता है। टॉमी कहता है हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वार्डन ऊपर खड़े गार्ड को इशारा करता है और वह गार्ड टॉमी को गोलियों से भून देता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है
और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया और वह मन ही मन सोचता है कि वार्डन बहुत ही नीच इंसान है। एंडी वार्डन से कहता है कि आज के बाद वह उसका काम कभी नहीं करेगा। तब वार्डन कहता है, मेरा काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मैं यह जेल तुम्हारे लिए नरक बना दूंगा। और जाते जाते वार्डन सुरक्षा गार्ड से कहता है कि एंडी को एक और महीने के लिए काल कोठरी में रखो। काल कोठरी एक बहुत ही डरावनी जगह थी, जहां अंधेरे में कैदी को पूरे 1 महीने तक रहना पड़ता था। एंडी पहले ही 1 महीना काल कोठरी में बिता चुका था, अब उसे एक और महीना उसी अंधेरे वाले छोटे से कमरे में बिताना पड़ेगा। बाहर पूरी जेल में यह खबर फैल जाती है कि एंडी उस अपराध की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं था। जेल के अंदर मौजूद सभी कैदियों को एंडी के लिए बहुत दुख होता है। काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है, क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है, हाँ, लेकिन तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है, मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा। मेक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान अपने आप को वहाँ खो देता है। मैं वहाँ अपना एक रेस्तरां खोलूंगा, समुद्र किनारे अपनी नाव की मरम्मत करूंगा और वहाँ मुझे एक चालाक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए बाहर से सामान लाया करेगा। असल में वह रेड की तरफ इशारा कर रहा था। रेड यह सुनकर कहता है, उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा, मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। ये कहकर रेड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एंडी रेड से कहता है, वादा करो कि अगर तुम कभी यहाँ से रिहा हुए तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है, हाँ, मैं जरूर करूंगा। तब एंडी रेड को एक पता बताता है और कहता है, जब भी तुम यहाँ से छूट जाओ तो उस जगह जाना जहाँ एक बड़े मैदान के बीच एक खूबसूरत पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी पत्नी को प्रपोज किया था। वहाँ तुम्हें एक दीवार के अंदर एक काले रंग का पत्थर मिलेगा जिसके नीचे मैंने एक बॉक्स छिपाया है। जब भी तुम रिहा हो जाओगे तो वहाँ जाकर उस पत्थर के नीचे उस बॉक्स को देखना कि उसमें क्या है। ये कहकर एंडी वहाँ से चला जाता है और सीधा वार्डन के पास पहुँचता है। वह वार्डन का काम पूरा करके उसके सारे दस्तावेज एक खास तिजोरी में रखता है। दस्तावेज रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है और कहता है, मेरे कपड़े प्रेस करवा देना और मेरे जूतों को शीशे की तरह चमका देना। जिसके बाद एंडी वापस अपनी कोठरी में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेड आज रात बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे डर था कि एंडी कहीं खुदकुशी ना कर ले। इस तरह रात गुजर जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही सभी कैदियों की कोठरियों के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी कैदी बाहर आ जाते हैं, लेकिन एंडी की कोठरी से कोई बाहर नहीं आता। पिछले 20 सालों में यह पहली बार हो रहा था कि कोई कैदी सुबह अपनी कोठरी से बाहर नहीं आया। तब रेड की नजर भी एंडी की कोठरी की तरफ जाती है और उसकी परेशानी बढ़ती रहती है कि कहीं एंडी ने खुद को मार तो नहीं लिया। तभी एक गार्ड बहुत गुस्से में एंडी की कोठरी की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जब वह देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि अंदर कोठरी में कोई नहीं था और एंडी वहां से फरार हो चुका था। अब हम वार्डन को देखते हैं जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में उसके अपने जूते नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते होते हैं। और तभी पूरी जेल में सायरन बजने लगता है जो किसी कैदी के भागने का संकेत होता है। वार्डन तेजी से एंडी की कोठरी में जाता है और वहां देखता है कि एंडी नहीं है। इसके बाद वह सुरक्षा गार्ड से कहता है, जाओ और रेड को बुलाकर लाओ क्योंकि वह हमेशा एंडी के साथ रहता था। रेड को बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है, यह एंडी कहाँ है? रेड कहता है, मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, क्या वह कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया? गुस्से में वार्डन वहाँ पड़े पत्थर उठाता है और उनसे गार्ड्स और रेड को मारने लगता है। एक पत्थर वह उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा होता है, लेकिन पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी थी। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह दीवार बहुत मजबूत थी और बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और यहाँ से फरार हो गया। इसके बाद सभी गार्ड्स वहाँ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वह हथौड़ी मिलती है जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी। ये वही हथौड़ी थी जिससे पिछले 20 सालों से एंडी अपनी कोठरी की दीवार में सुरंग बना रहा था। 20 सालों से एंडी ने यह काम इतनी बारीकी से किया कि किसी को पता तक नहीं चला। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वह उसे अपनी जेब में रखकर मैदान में बिखेर देता था।
एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तो वार्डन के काले धन के सारे दस्तावेज अपने पास रख लिए थे और उसकी बाइबल जो वार्डन की नजरों के सामने थी उसे चालाकी से वार्डन की तिजोरी में रख दिया था। एंडी ने वार्डन को ऐसा दिखाया था कि जैसे यह बाइबल नहीं बल्कि उसके दस्तावेज हैं। साथ ही वार्डन ने जो अपने कपड़े उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी पहले वार्डन के कपड़े पहनता है और फिर उसके ऊपर अपने पुराने कपड़े पहन लेता है और वे जूते जो वार्डन ने उसे चमकाने के लिए दिए थे, एंडी उन्हें पहनकर निकल जाता है। रात को जैसे ही सारी लाइटें बंद होती हैं, एंडी अपनी कोठरी में बनी सुरंग से बाहर निकलता है, जिसके बाद वह एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस पतले से गटर के पाइप में रेंगता हुआ उस जेल से फरार हो जाता है, जिससे आज तक कोई भी भाग नहीं सका था। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकला था वह लगभग 2 किलोमीटर लंबा था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां वार्डन का सारा काले धन के रूप में पैसा जमा है। ये पैसा एक ऐसे आदमी के नाम पर है जो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सारे दस्तावेजों का खेल एंडी ने ही बनाया था और बैंक में उस खाते के मालिक का जो हस्ताक्षर था वह जेल से एंडी ही किया करता था। इसलिए एंडी को वार्डन का सारा पैसा निकालने में कोई मुश्किल नहीं होती। एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे दस्तावेज होते हैं, इसलिए वह बैंक में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है। यह पैसा $3,70,000 का होता है। यानी एंडी न केवल आजाद हुआ बल्कि पैसों से मालामाल भी हुआ। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी जिस दिन से उस जेल में दाखिल हुआ था उसी दिन से वह इस काम की योजना बना रहा था। वार्डन ने एंडी के साथ जेल में बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसने टॉमी को भी मार दिया था। इसलिए एंडी वार्डन के काले धन के सबूत मीडिया को देता है। अगली सुबह यह खबर अखबार में छप जाती है। जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके दस्तावेज नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पन्ने पर एंडी ने लिखा होता है, तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पन्ने पलटता है तो वह देखता है कि वहाँ पर हथौड़ी का एक निशान होता है। दरअसल एंडी ने बाइबल के पन्नों को हथौड़ी की शक्ल में काटकर एक सांचा बनाया हुआ था जिसके अंदर वह अपनी हथौड़ी छिपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की कोठरी में गया था और उसने एंडी की बाइबल उसके हाथ से लेकर वापस लौटा दी थी, उस समय भी वह हथौड़ी उसी बाइबल के अंदर थी। ये देखकर वार्डन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ वार्डन के काले धन की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसलिए जेल के बाहर पत्रकार और पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, वार्डन खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है और उसे सरकार की तरफ से एक नौकरी भी दिलाई जाती है। लेकिन बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहां ब्रुक्स रहा करता था और रेड भी आत्महत्या करना चाहता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने एंडी से एक वादा किया था। इसके बाद वह उस जगह के लिए गाड़ी में रवाना हो जाता है और उस बड़े घास के मैदान में जाता है जहां एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। साथ ही पत्थरों की एक दीवार भी होती है। उस दीवार पर एक काले रंग का पत्थर होता है और जब वह उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक चिट्ठी होती है। यह चिट्ठी एंडी की होती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि एंडी रेड का उसी जगह पर इंतजार कर रहा है जिस जगह के बारे में एंडी ने रेड को जेल में बताया था। उसके आगे एंडी ने लिखा होता है, उम्मीद अच्छी चीज होती है। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है और जब वह समुद्र किनारे जाता है तो वह देखता है कि एंडी नाव में बैठकर अपनी नाव ठीक कर रहा है। यह जगह और यह सब कुछ एंडी का वह सपना था जो उसने जेल में रेड से साझा किया था और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।